पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। 2 से 3 बजे तक का एक सफ़र होता है जिसमें कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाने की गर्ज लेके आते हैं। और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज किया करते हैं 0334 19 66 966, ये नंबर है। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टफियंस FM 96.6 टाइप करके। और हमारे यूट्यूब चैनल के लिए रेडियो टफियंस FM 96.6 टाइप कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शहर से जहाँ भी हैं, कहीं दूरी पे हैं, आप हमेशा हमारे साथ और इस साथ के साथ बने रहिए, हमें हमेशा सुनते रहिए। हमारे YouTube चैनल को इस वजह से आपको सब्सक्राइब करना, उसे ज्वाइन करना आपके लिए ज़रूरी होता है। हमेशा की तरह आज भी मेरे प्रोग्राम में एक गेस्ट मौजूद है। आप जैसा कि जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आपके जो सवाल हम तक पहुंचते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम में कुछ मेहमानों को दावत दिया करते हैं और उनसे वो तमाम तर सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त तक इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बिल्कुल आप लोग इस प्रोग्राम में जो भी आपका सवाल हो आप हमसे बिला झिझक पूछ सकते हैं और आप तक वो तमाम तर सवालों के जवाब पहुंचाए जाएंगे। जी हाँ, आज मेरे साथ मौजूद हैं जी आज़ाद अहमद कास्त्रो साहब, और आप एक सोशल वर्कर हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। इनसे जानते हैं कुछ। हम आज बात करना चाह रहे थे शहर फैसलाबाद की, और शहर फैसलाबाद की जो कुछ मसाइल हैं उसके बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो वेरी मच। जैसा कि सर आप जानते हैं कि फैसलाबाद एक सनतों का शहर है, तो इस वजह से आज चूँकि पोल्यूशन के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, तो क्या फैसलाबाद में पोल्यूशन जो है इसके बढ़ने की वजह आपको ये नज़र आती है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने मुझे मदऊ किया और आई एम फीलिंग प्राउड और ऑनर्ड कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सर। और उसके बाद बदकिस्मती से आप कह लें कि तीसरा बड़ा शहर है हमारा, हमारे मुल्क का। और पोल्यूशन की जो मेजर 3 कैटेगरीज हैं जी जिसमें एयर पोल्यूशन, जी जिसमें वाटर पोल्यूशन, जिसमें लैंड पोल्यूशन, जी जी और इनको जांचने के जो ईपीआई है, जी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स, जी अनफॉर्चुनेटली हमारा शहर उनमें बहुत नीचे है, यानी कि हम बहुत पीछे हैं। जी और ये एक अलमिया भी है और ये हमारे लिए सोचने का मकाम भी है कि अगर हम इसी डगर और इसी दौड़ में चलते रहे तो शायद आने वाले वक्तों में हमारे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। ठीक है। अब हमें बात करनी है कि पॉल्यूशन किस किस्म की हमारे शहर में है। जी जैसे कि एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन में आप सबसे जो मेजर कॉज हमारे जो सिटी के अंदर है, अर्बन सिटी में, वो कॉज कर रहा है हमारा ट्रैफिक का सिस्टम, जिसमें हम आप कह रहे हैं फॉसिल ऑयल्स और ये जितना भी डीजल और पेट्रोल को कंज्यूम करते हैं उसका स्मोक आता है, उसकी जो पोल्यूशन है जी वो बहुत ज़्यादा हमारे आ रही है फैसलाबाद में। जी उसके बाद आपने देखा होगा विसिनिटी ऑफ फैसलाबाद एंड एडजेसेंट एरिया ऑफ फैसलाबाद में किलन्स और ये जो भट्टे हैं, जी ईंटों के भट्टे हैं, उनके वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा। अगर कभी उनके पास से गुजर रहे हों तो आपने देखा होगा एक स्मोक का बादल निकल रहा होता काले बिल्कुल रंग का सर, ना, बिल्कुल सर। वो बहुत एक कॉजिंग फैक्टर है। तीसरा, क्योंकि हमारा शहर इंडस्ट्रियल सिटी है और शहर तो जब गोरा साहब ने बनाया था बड़ा ऑर्गेनाइज था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए इसे उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं किया। सही। यानी कि अब आज जो काम कर रहे हैं ये आज से 30 साल पहले होने चाहिए थे कि इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाते, एक मखसूस एरिया उनके लिए रखा जाता ताकि वहाँ पे ये इंडस्ट्रियल चीज़ें चैनलाइज होती और वहाँ पे ही इनको एक ब्लैंकेट दे के इस पोल्यूशन का कोई हल किया जाता। अनफॉर्चुनेटली हमारी गली मोहल्लों बाज़ारों में आपको घरों में कहीं ना कहीं स्मॉल मीडियम और फिर शहर में ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नज़र आ रही है।
और उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अब होता क्या है, जब एयर पोल्यूशन होती है उसमें मीन्स ये गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उसके साथ ही नॉइज़ पोल्यूशन भी आ जाती है। उसके बड़े कॉजेज़ हैं। आपने आजकल देखा होगा कि लोगों में एंग्जाइटी बहुत बढ़ रही है, ऐसे ही। लोगों में डिप्रेशन बहुत हो रहा है, लोगों की मेमोरी हिट होना शुरू हो गई है, लोगों को मीन्स आप कह लें कि वो चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ये हमारा नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से है। जी। और इन तमाम चीज़ों का सद्भाव शायद गवर्नमेंट को तो करना चाहिए ही चाहिए, जो कि उनकी ड्यूटी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक इनफरादी जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना होगा। हम ज़ाती तौर पे भी, जैसे कि हम अपनी कारों को फॉर नथिंग यूज़ ना करें, जहाँ पे यूटिलिटी हो वहाँ करें। और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक गाड़ी में 50 बंदे अगर जा सकते हैं तो 50 गाड़ियाँ ना चलें, वो एक गाड़ी का जो फ्यूल कंज्यूम होगा वो 50 गाड़ियों से बच जाएगा, उससे कम हो जाएगी। ये सर यहाँ में बल्कि एक सवाल मुझे आपसे करना है कि हमारा अपना ज़ाती किरदार जो है वो इसमें होना चाहिए। हम अपना किरदार अदा नहीं करते कि जिस तरह वर्कशॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने देखा है अपने जो मेन जो कैनाल रोड है, कैनाल के पास जो वर्कशॉप्स हैं वहाँ मैंने देखा है कुछ लोगों को जो उनकी वेस्टेज होती है जो काम के दौरान या कोई अगर ऑयल है वो कैनाल के अंदर जो है उंडेल रहे होते हैं और मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा होता हूँ। ये तमाम तर सूरत हाल अगर हम देखें तो हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो सेकंड कैटेगरी थी वो वाटर पोल्यूशन की थी। देखें, सिंपल सी बात है, पानी अगर पोल्यूटेड होगा ना तो हमारी हर चीज़ आगे से, हमारी जो क्रॉप है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हमारे पास जो पानी घरों में पीने का आता है उसमें कंटेमिनेशन होगी, जी। उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी। जी। उसके बाद ये तो डेफिनेटली ये जो तहजीब याफ्ता कौमें होती हैं, अगर हम बाज़ हम जब बार बार गोरों की बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं, जब आप वहाँ पे जाते हैं, जब उन लोगों को देखते हैं वो किस तरह सिविलाइज्ड हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, उससे सोसाइटी जो है ना बेहतर होती है। ये तो डेफिनेटली हमको सोचना है। इसके लिए हमको जो है जो एजुकेशन पॉल्यूशन है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। जब तक हम लोगों को इतना एजुकेट नहीं कर पाएंगे, उनको ये नहीं समझा पाएंगे कि ये पोल्यूशन जो है ये इसका रिवर्स और एडवर्स इफेक्ट हमारे पे होता है। हमारे घरों में गंदा पानी आता है, उसमें हेपेटाइटिस की बीमारियां हैं, हमारे सीवरेज बाहर बह रहे होते हैं, उसकी वजह से बेतहाशा ये डेंगू और उसके बाद बेइंतहा इन्फेक्शियस डिजीज़ वहाँ से शुरू होती हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट के साथ साथ हमें अपने बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये सामने मेरी टेबल पे गिलास है मैं उठा के उधर रख दूंगा, नहीं, ये एक बहुत बड़ा काम है। गवर्नमेंट को भी हंगामी तौर पर, जैसे कि ये मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि माहौलियात को बेहतर करने के लिए, जैसे केपीके में 2014 में उन्होंने एक बिलियन ट्री का कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, जो हमारे पास दरख्त कम हो रहे थे, हमारे पास जंगलात कम हो रहे थे, जो कि हम दुनिया में बहुत पीछे हैं, तो उससे हमारे बारिशों में तगैर तब्दीली आ रही थी। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में बिलियन ट्री, जिसको पूरी वर्ल्ड फॉर्म में भी उसे रिकग्नाइज किया गया। अब उन्होंने फिर ग्रीन एंड क्लीन का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ में कंपटीशन किया गया कि वो अपने अपने सिटी को क्लीन एंड ग्रीन रखें। उससे थोड़ी सी अवेयरनेस हुई। अब देखा जाता है कि अक्सर आप देखते हैं स्कूल्स वगैरह में भी, ये अब तो कोविड की वजह से बंद है, लेकिन पहले इसकी कैंपेन चल रही थी, टीवी में कैंपेन चल रही है, गवर्नमेंट लेवल पे कैंपेन चल रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। अब जैसे वो गवर्नमेंट ने 10 बिलियन ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट दिया है कि 5 सालों में वो ये अचीव करेंगे। आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में हर रोज़ कहीं ना कहीं न्यूज़ पे, टीवी और रेडियो और सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि प्लांटेशन हो रही है। बहुत बड़ा अच्छा ये बहुत अच्छी काविश है जी गवर्नमेंट की। बल्कि अब बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे,
उनके वो जो ये मासूमाना एक दूसरे को सवाल होते हैं, वो इस सवाल में भी इजाफा हुआ है। एक दूसरे से अब ये पूछते हैं कि तुमने कितने दरख्त लगाए हैं। तो ये नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि छोटे बड़े सब हमें नजर आए, और एक बहुत ही अच्छी एक कैंपेन है कि जिसकी वजह से हम अपनी हवा को जो आलूदगी से पाक कर सकते हैं। और ये दरख्त जो है लगाने का अमल इसी तरह से जारी रहा तो हम बहुत सारी बीमारियों से जो महफूज रहेंगे। सर नेक्स्ट आते हैं हम लैंड पोल्यूशन की तरफ, कि जो आपने देखा होगा कि हम अपने घरों के सामने कूड़ा करकट फेंक देते हैं, और इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं कुछ प्लॉट्स अगर खाली अगर हमें नज़र आते हैं तो हम वहाँ पे कूड़ा करकट जो फेंक देते हैं। अगर हम सिंध की बात करें तो वो जो अगर हमें नाले आज जहाँ यही शोर बरपा है, इन्हें साफ़ किया जाए, इनकी सफाई के ऊपर काम किया जाए, वो नालों को गंदा मैंने ही किया है, वो मैंने कूड़ा कूड़ा फेंका है वहाँ पे। जो मेरे घर की वेस्टेज थी वो सारी मैंने अपने खाली प्लॉट्स या जो जो मुझे जगह नज़र आती गई मैं वहाँ फेंकता गया। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़े से इख्तलाफ के साथ मैं कहूँगा कि देखिए जी, वो बंदे ये बिल्कुल जो कुछ आपने कहा बैन इसी के होता है। और फैसलाबाद का अगर मैं आप मुझसे पूछें कि फैसलाबाद का कोई एक बड़ा प्रॉब्लम बताएं, तो मैं कहूँगा फैसलाबाद का जो एक बड़ा प्रॉब्लम है वो इसका सीवरेज का प्रॉब्लम है। ठीक है। मतलब अगर फैसलाबाद का कोई एक मेजर काम, यानी कि मुझे अगर हेड ऑफ फैसलाबाद एक दिन के लिए बना दिया जाए, मैं तमाम काम छोड़ के फैसलाबाद के सीवरेज के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा, इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा। ठीक है। देखिए, जहां तक हमारी पर्सनल अवेयरनेस है वो तो होनी चाहिए, उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है जी। लेकिन जब आपके पास आउटसोर्स करने के लिए कोई चीज़, आउटपुट दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं, अगर मेरी गलियां, मेरा सीवरेज नहीं ठीक है, अगर मेरे घर में पानी निकल रहा है, अगर मेरे वो स्टोरेज गार्बेज स्टोरेज नहीं बनाया हो, अगर मेरे वहाँ पे कोई चीज़ रखी नहीं हुई जहाँ पे मैं वो अपना कूड़ा करकट डाल सकूँ, अगर मेरी वासा या वेस्ट मैनेजमेंट वो मेरे घरों के सामने से उठा के कूड़ा नहीं लेके जाएगी, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? ठीक है। अल्टीमेटली ये हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है जिसमें वो इनको ये तमाम चीज़ें दे, उनके सीवरेज का सिस्टम ठीक करके दे, उसके बाद उनको स्टोरेज की जो वेस्ट स्टोरेज के लिए एलोकेट करके दे, जगह दे, उसके बाद वो मोहल्लों में, गलियों में, घरों के लोगों से कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके वहाँ पे डस्टबिन और डस्ट बैग्स का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाए। जब ये सारा कुछ होगा फिर हम सारा ब्लेम जाके अवाम पे डालेंगे। अवाम का कसूर ज़रूर है, क्योंकि हम देखिए माशरा जिस तरह से इवॉल्व हो रहा होता है, फिर अवाम भी वैसे ही सोचना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट को अपना काम करना है और अवाम को फिर साथ अवेयर करते हुए उसको पार्टिसिपेंट बना के उसको उसका पार्ट बनाना है। इसलिए ये टू डायमेंशन चलेगी, गवर्नमेंट एंड द पीपल विल, इन दोनों को मिला के इस फ्यूजन के साथ हम ना इसकी सोल्यूशन निकालेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको बेसिक चीज़ें ये देनी चाहिए सीवरेज के हवाले से। फिर हाँ, अब आपने लैंड कहा था, लैंड इरोजन हो रही है। देखिए जी, जब भी हम देखें प्लास्टिक का बैग है, एक छोटा सा मैं बताता हूँ, इसकी सैकड़ों क्या हजारों साल एज है जी। और ये डाई आउट होता ही नहीं, ये मरता ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं होता। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कंडेम करें, इसको डिस्करेज करें। जैसे कि इस्लामाबाद में बिल्कुल प्लास्टिक का बैग ख़त्म कर दिया है, वहाँ पे रिसाइकल जो मटेरियल है कागज़ का या कपड़े का या नॉन वूवन बैग वहाँ पे चल रहे हैं। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का बैग नहीं, वहाँ के लोग भी वेल अवेयर है, उनकी तो लिटरेसी रेट बहुत मतलब हाई है वहाँ पे, एजुकेशन का मेयार हर बच्चा ही पढ़ा हुआ है वहाँ पे, और उनको सोच भी है, वहाँ पे कहीं गंद नहीं नजर आएगा। हमें ये पूरे मुल्क में इसको कंडेम करना होगा, प्लास्टिक बैग को ख़त्म करना होगा। देखिए हम प्लास्टिक बैग को क्या करते हैं, उसके साथ 2-3 किस्म की पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं। उसको जब हम जलाते हैं वो उसमें कॉर्सोजेनिक एलिमेंट निकलते हैं जो कि काजिंग ऑफ कैंसर है। जी। सबसे खतरनाक एलिमेंट है जो कॉज करता है कैंसर को। घरों में हम उस कैंसर के एलिमेंट को लिए फिरते हैं, सब्सटेंस को लिए फिरते हैं। फिर उसके बाद हम आप जिस मर्जी
पाकिस्तान के शहर में चल जाएं, जो ही आप शहर के मेट्रोपॉलिटन के एरिया से निकलते हैं, इवन फैसलाबाद की गलियों में चले जाएं, मेन रोड्स को छोड़ के, हर जगह आपको प्लास्टिक बैग नजर आएंगे, हर जगह। वो ऐसे ट्रेडमार्क लगता है हमारा कि ये चीज प्लास्टिक बैग है, यहाँ पे दरख्त होने चाहिए, वो हमें प्लास्टिक बैग नजर आएंगे। बिल्कुल एक तो ये इस प्लास्टिक बैग से जान छुड़ानी होगी किस तरह। दूसरा ये है कि जब हम ये पत्ते, लकड़ियाँ और ये चीज़ें जलाते हैं ज़्यादा, और उससे जो स्मोक होता है वो भी पोल्यूशन कॉज करती है। आपने देखा मोटरवे पे बहुत ज़्यादा अब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट किस्म के पाबंदियाँ लगा रही है कि आप उसके साइड पे, उस पर तो एक पोल्यूशन बहुत होती है, दूसरा उसकी कॉज ऑफ एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। तीसरी ये चीज़ है कि हम यही जो गंदा पानी होता है, जो गंदगी है, अपने जो साफ रिजर्व्स होते हैं, यानी कि कोई नहर जा रही है, कोई खाला जा रहा है, या हमारा कोई पौंड है, वहाँ पे डाल देते हैं, तो या पानी वहाँ पे स्टक रहता है, वो स्टेगनेशन की वजह से वहीं से आपकी पानी गुजर रही है, पाइप गुजर रही है उसकी क्लीन वाटर की, और वहीं से हमारा सीवरेज की पाइप गुजर रही है। सम टाइम वहाँ पे किसी इन दोनों पानी की में से कोई लीकेज होगी तो वो पानी मिक्स हो जाता है, जिससे बेइंतहा बीमारियां। आपने अक्सर देखा होगा घरों में बड़ा पेल किस्म का कभी पानी आ रहा होता है, जी जी जी। उसमें स्मेल होती है, वो पंजेंट किस्म की, वो एक्चुअली बीमारियां ही बीमारियां होती हैं। बिल्कुल, जल्द की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उनसे लाहक हो जाते हैं। और हमने देखा है बहुत सारी, हमें न्यूज़ चैनल्स पे देखने को मिलता है। और ये तमाम तर अगर आप सोच लें कि हमारी अपनी वजह से ही है, अगर हम थोड़ा सा ख्याल कर लें। गवर्नमेंट जो है, जहाँ गवर्नमेंट को अपना काम करना है, अपना जिम्मेदारी निभानी है, गवर्नमेंट को निभानी चाहिए। और जहाँ हमारा किरदार अदा करने की मैं समझता हूँ बारी है, हमें भी बढ़ चढ़ के हम सबको आगे हुकूमत के साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना है, ताकि हम अपने मुल्क को बीमारियों से पाक करें, आलूदगी से पाक करें। और आलूदगी जो है ये बहुत किस्म की है, ख़ास तौर पे जो आपने अपनी हवा को आलूदा होने से बचाना है। और इस सब में कहीं ना कहीं हमारा अपना ही किरदार है। आप सुन रहे हैं जी प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मुझे आतिफ खान कहते हैं। और मेरे साथ आज मौजूद हैं जी गेस्ट आज़ाद अहमद कास्तरो साहब, और इनसे हम फैसलाबाद की पोल्यूशन के हवाले से बात कर रहे थे। साथ ही साथ मैं इनसे मेरा एक सवाल है, एजुकेशन की सर बात कर रहे थे हम। तो एजुकेशन के सिस्टम की अगर हम बात कर लें, हमें यहाँ पे नज़र आता है कि गरीब का बच्चा हमें वो एक चाइल्ड लेबर में ही नज़र आता है। उनमें वो समझ लीजिए कि अवेयरनेस नहीं है, शायद वो इल्म को, तालीम को ज़रूरी नहीं समझते, या फिर कुछ मजबूरियां हैं जिन जो आड़े आती हैं, और इस वजह से चाइल्ड लेबर में हमारे इजाफा होता जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बड़े दुख की बात है, कोई बंदा आपके साथ बैठ के ये डिस्कस करे, और अगर आप अपने आप को उस बोट में रख के देखें कि अगर वो गरीब आप हैं और आपका बच्चा है, तो उसे चाइल्ड लेबर करनी पड़ रही है, दो चीज़ें सामने आती हैं। एक ये चीज़ सामने आती है कि मैं बेहिस हो गया हूँ, जी दूसरा ये चीज़ सामने आती है कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। जी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को जो पाकिस्तान में पैदा होता है उसको बुनियादी ज़रूरतें दे, जिसमें तालीम, हेल्थ, और उसके बाद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बात की बात है, लेकिन हेल्थ और तालीम ये तो मस्ट हर पाकिस्तानी को मिलनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पेरेंट्स को भी अपना रोल करना चाहिए, जैसे हमारे एक पसमानदा सेक्टर में लोग ज़्यादा बच्चे इसलिए भी पैदा करते हैं, वो समझते हैं कि वो ज़रिया माश बनते हैं, जी वो समझते हैं उनकी इकोनॉमिक्स जो है, ये इकोनॉमी उनकी बड़ी हो जाती है। ये जी जी 5-6 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे काम करने लग जाएंगे, तो वो 5-6 बच्चे, उनकी जनरेशन 5-6 बच्चों की हो जाती है, जो कि उनके, लेकिन ये बड़े जुल्म की बात है। मेरा ख्याल है कि पिछले 5-10 साल में पाकिस्तान में बड़ी अवेयरनेस आई है, जी स्कूल्स वगैरह पे बहुत काम हो रहा है। और ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, इसका तो मेन मोटो, या आप कह लें इसका तो आइन ही ये था, इसका तो बयानिया ही ये था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को पूरी सेहत देंगे, जो कि गवर्नमेंट ने काम भी किया। मेरा ख्याल पंजाब में तो अब वो ज़बरदस्ती बच्चे को उठाते हैं, उठा के पढ़ाना शुरू कर देते हैं स्कूल्स में, और उनके लिए उन्होंने फ्री किताबें वगैरह भी रख जी दी हैं, और उनके लिए वज़ाइफ भी रख दिए हैं। और उसके बाद ये जो हेल्थ कार्ड का सिस्टम है, ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आज ही सुन रहा था टीवी पे जी कि कल या परसों कोई वहाँ पे एक सेरेमनी होने वाली है खैबर पख्तूनख्वा में,
जो पहला प्रोविंस बन रहा है पाकिस्तान का, जिसके हर ख़ानदान के पास 10 लाख का एक हेल्थ कार्ड होगा, वो हर ख़ानदान वहाँ का हेल्थ इंश्योर्ड होगा। यही फलाही रियासत होती है। बिल्कुल। और पंजाब में भी बेइंतहा इस पे काम हो रहा है। और मैंने देखा है कि हेल्थ कार्ड, मैंने ऐसे ऐसे लोगों की स्टोरी सुनी है कि जो फैमिलीज बेचारे एक बुखार दूर करने का इंजेक्शन या गोली नहीं ले सकते थे, आज वो 7.5 लाख का हेल्थ कार्ड हाथ में रखते हैं। उनके जब लव वंस प्यारे बीमार होते हैं, अब वो उनको ये डर खौफ नहीं होता कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो तो जो होना होना है। लेकिन इस वजह से उनके माँ बाप, बहन भाई या बेटा बेटी नहीं मरेंगे कि उनके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल सही, वो उस बिल्कुल हेल्थ सही। कार्ड को, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है जी, हेल्थ कार्ड। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह केपीके में हर फैमिली के पास हेल्थ कार्ड है, इसी तरह पंजाब में तकरीबन बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन इस पे बहुत काम होने वाला है। पंजाब के भी हर घर में होना चाहिए। और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में स्कूलिंग बच्चों के लिए ना सिर्फ फ्री होनी चाहिए, बल्कि उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो हेल्थ का सिस्टम है, हेल्थ कार्ड या हेल्थ की कोई भी फैसिलिटी हर एक को मैसर होनी चाहिए, क्योंकि ये उसका हक है। ये जितने टैक्सेस वगैरह देते हैं हम गवर्नमेंट को, इन्हीं कामों के लिए देते हैं कि ये रिटर्न हमें ये दो चार जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे आम लोगों को, अपने मुल्क के सिटीज़न को। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरह बड़े आसान लफ्ज़ों में, हमारी कोशिश होती है जी कि हम अपने तमाम तर जितने भी लोग हैं जो हमें सुनने वाले हैं, उन तक वो बड़े मासूमाना से सवाल हम तक पहुंचते रहते हैं, और वो तमाम तर सवालों के जवाब बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हम पहुंचाते हैं, और कुछ आसान लफ्ज़ों में, ताकि आप तमाम समझ सकें आपके मुल्क की मसाइल क्या हैं और उनके हल क्या हैं, उसको आप ज़रूर 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 समझ सकें। और फिलहाल मुझे एक सवाल है सर आपसे, जो चूंकि आपके तारफ़ में ये बताया कि आप एक माशाल्लाह से सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन हैं। सर बहुत सारे लोग कारोबार का आगाज़ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में नाकामी का सामना होता है उन्हें। क्या ये वो लोग हैं जो किसी को देख के, जी फलां ने एक गारमेंट शॉप बना ली है, मैं भी, फलां ने एक रेस्टोरेंट बनाया है, मैं भी बनाऊंगा, वो अगर कामयाब हो सकता है मैं भी हो सकता हूँ। इसके पीछे के कुछ मुहर्रिकात सर, अगर उन्हें थोड़ा सा आप एलाबोरेट कर दें हमारे तमाम सुनने वालों के लिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है। शायद हम उस सिंड्रोम में हैं जिसे मास माइंडेडनेस कहते हैं, कि सारे के सारे भेड़ों की तरह एक ही काम करने चले जाते हैं। जी। अगर एक ने कोई सक्सेसफुल काम कर लिया, वो अपनी नोवेल्टी या अपना इंडिविजुअल आइडिया एस्टेब्लिश करने की बजाय वो कहता है कि ये आसान काम है कि मैं उसको फॉलो करूं, उसके साथ का काम करूं, अगर वो कमा रहा है तो मैं भी कमा रहा हूं। ये समहाउ कहीं सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम है। देखिए जी, कोई भी काम करना है, आप उसके बारे में सोचें ज़रूर, थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर कर लें। ठीक है। उसके बारे में ये ज़रूर सोच लें कि जो काम करना चाह रहे हैं, कि क्या आपको उसके बारे में हाउ नो है, कोई नॉलेज है, क्या आपने उसके ऊपर ये रिसर्च की है कि उसकी डिमांड एंड सप्लाई का क्या चक्कर है, और क्या आपने लोकेशन देखी है कि एक आप बड़ी हाई फाई लोकेशन में बहुत रिमोट किस्म का, बहुत लो लेवल का काम शुरू करेंगे, वो वहाँ नहीं चलेगा। जी। एक एक ऐसे पसमानदा एरिया में आप एक बहुत हाई फाई किस्म का रेस्टोरेंट खोल दें, हाई फाई बुटीक खोल दें, वो नहीं चलेगी। आपको ये सिंक्रोनाइज करना होता है, एनालाइज करना होता है कि जहाँ पे हम काम करना जा रहे हैं और जो काम करने जा रहे हैं, वहाँ का जो हमारा बायर है, जहाँ वो कम्युनिटी है, क्या हम उनको अट्रैक्ट कर सकेंगे। आपको ये सबसे पहले सोचना होता है। दूसरा, कोई भी काम करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी बनाना बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। आप उसे देखें कि क्या वो फिजिबल है। और उसके बाद आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा बच्चे, अब नए नए आइडियाज़ हैं, आईटी का दौर है। अब तो बच्चे जो जिनको पेरेंट्स पहले बहुत ज़्यादा डांटा करते हैं कि हर वक्त मोबाइल फ़ोन के अच्छे और बुरे दोनों तरह फ़ायदे के हैं, असर, उस पर बिल्कुल। तो एक लंबी बहस है। जी। लेकिन अब वही मोबाइल फ़ोन आपका कारोबार भी है। आप बेतहाशा उस पर बैठ के फ्रीलांसिंग, आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स, आप अगर एजुकेटेड हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, आप रिसर्च प्रोग्राम, बेइंतहा ऐसे काम कर सकते हैं। अगर आप लेमैन हैं, जैसे गवर्नमेंट ने ये अभी कामयाब नौजवान प्रोग्राम शुरू किया, दिस अ वंडरफुल स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, मैं उसको अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रहूँगा,
क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 5 से 10 लाख रुपए तक बगैर किसी गारंटी के, प्रॉपर्टी के, प्लेज के वो गवर्नमेंट दे रही है और उस पे सूद ना होने के बराबर है। उसके बाद जो 5 से 10 लाख से ऊपर जाता है उस पे 4% है या 5% है। जो 50 लाख, अब गवर्नमेंट ने उसे इन्हेंस करके 2.5 करोड़ कर दिया है। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट ओनली, आपको एक आइडिया बनाना है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसका प्लान बनाना है, प्लान बना के गवर्नमेंट को अप्लाई करना है। अगर गवर्नमेंट देखती है या वो बैंक्स देखते हैं या वो अथॉरिटी देखती है कि आपका प्लान, आपका प्रोजेक्ट वो इस काबिल है कि आपको इसमें फंडिंग की जाए, वो आपको ज़रूर। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ इर्द गिर्द, मैं खुद बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि आपने जो 15-20 हज़ार की नौकरी करने जा रहे हो, आप अपने आइडिया को, सोच को, मैं उनसे पूछता हूँ कोई आइडिया है, वो कई कई आइडियाज़ दे दें, क्योंकि आज का बच्चा बहुत माशाल्लाह आर्डेंट है और बहुत एक्टिव है ज़हनी तौर पर। फिजिकली उतना नहीं रहा लेकिन जहनी तौर पे बहुत एक्टिव हो गया है जी। तो वो बेतहाशा आइडियाज़ फ्लोट कर देता है। फिर मैं उसको एडवाइस करता होता हूँ कि आप कितना अच्छा होगा, आप 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी के बजाय आप 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार के 4-5 अपने पास मुलाजिम रखें। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे पॉसिबल हो। फिर मैं वो कामयाब नौजवान का प्रोग्राम उनको देता हूँ कि आप जाएं, इस वेबसाइट पे जाएं। और मैंने बहुत सारे बच्चों को एडवाइस किया और कई बच्चों ने सक्सेसफुली, जैसे अभी एक बड़ा ही सक्सेस स्टोरी थी, अभी 5 मिलियन एक दोस्त ने लिया, उसका बनानों का काम था लेकिन उसने किया, उसने अपने एग्जिस्टिंग काम को इन्हेंस कर लिया और बहुत छोटे छोटे, किसी ने ग्रोसरी शॉप छोटी सी बना ली, किसी ने जो कारपेंटर है उसने अपना शॉप बना ली, कोई मोबाइल वर्कशॉप में चला गया, कोई कंप्यूटर का कर गया, किसी ने कोचिंग सेंटर बना लिया, किसी ने छोटे से स्कूल का आइडिया ले लिया अपने एजुकेशन में। दिस इज द टाइम, ये जब गवर्नमेंट देती है ना, कोई आपको इनिशिएटिव देती है, इंसेंटिव देती है, उसे जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए, उसे अवेल करने की कोशिश कर। हो सकता है सबको ना मिले लेकिन 10 ट्राई करेंगे, 2-3 मिलेंगे, 2-3 तो आगे अपनी कंट्रीब्यूट कर देंगे सोसाइटी में। वो 2-3 इंडिविजुअल नहीं होंगे, फिर 5-5, 10-10 को वो जॉब्स देंगे और जॉब क्रिएशन भी हो जाएगी। बिल्कुल जी, रोजगार का वो बिल्कुल मौका मिलेगा उन्हें भी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। एक लाइन जी जी बिल्कुल, आप क्या करना चाहिए? आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा, बीइंग वेरी मच फैसलाबादी, और मुझे याद है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा करता था, तो मैं हर वीकेंड पे वापस आ जाया करता है घर। वो मेरे जितने क्लास फेलोज, वो लड़के लड़कियां थे, वो कहते थे फैसलाबाद के बारे में, जो हम लाइलपुर के बारे में जो जानते हैं, वो तो एक ऐसा गांव है जहाँ पे रोड्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा जी। तो तुम्हें क्या अट्रैक्शन है, चले जाते हैं। मुझे ये होता था कि जहाँ के आप नेटिव होते हैं, जहाँ के आप बासी होते हैं, आपको उस चीज़ से दिल लगी होती है। बिल्कुल फैसलाबाद हमारा सिटी है, ये हमारी ऑनर है, ये हमारी प्राइड है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। बिल्कुल हमको अपने शहर का खुद ख्याल रखना है। बिल्कुल जी। अगर हम हर इंडिविजुअल, गवर्नमेंट ने काम करना है, वो करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उन गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए जरूर कंपेन्स भी करते रहना चाहिए, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि अपने अपने घर के अंदर भी सफाई रखें, बाहर भी रखें। हमको ये मुजाहरा करना चाहिए अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें। हमें ये मुजाहरा करना चाहिए, अगर हम अफोर्ड करते हैं तो हम पैसे के साथ, अगर नहीं करते हैं तो हम अपनी पार्टिसिपेशन के साथ कोई ऐसा काम करें, हमारे शहर की बेहतरी हो, मैं से निकल में हम में आ जाए, अपनी जात से निकल के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करें। वो छोटे छोटे काम करें, छोटे छोटे कामों से ही बड़े काम होते हैं। ये शहर हमारा है, हमने, आपने, मैंने, हम सब ने मिलजुल के इसकी सफाई भी रखनी है, इसका नाम भी ऊपर करना है, और जो टैलेंट हमारे इर्द गिर्द हैं, बेशक वो डिप्राइड ऑफ फैसिलिटीज़ को, हमने उनको प्रमोट भी करना है। हमने जो हमारे से बेहतर हैं, हमने उनको और धक्का लगा के आगे बेहतर करना है, ताकि हमारे शहर का नाम पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में रोशन हो। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी सर। बहुत 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 शुक्रिया सर। बहुत खूबसूरती से आपने तमाम तर बातें जो है हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज की इस नशिस्त से, आज की इस बैठक से। आने वाले प्रोग्राम में भी ऐसे ही कुछ मौज़ूआत लिए, ऐसे ऐसे ही कुछ शख्सियात को लिए फिर हाजिर होऊंगा। और जाते जाते आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो आप अगर कारोबार के हवाले से थोड़ी सी भी समझ बूझ रखते हैं तो ज़रूर
कोशिश कीजिए, कोशिश के बाद आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आतिफ खान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।